तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके साथ हूँ एक कमाल के वीडियो के साथ, जिसमें मैं 2018 में आई एक साई-फाई मूवी द डार्केस्ट माइंड को एक्सप्लेन करूंगा, जो अलेक्जेंडर बेकहम द्वारा लिखित द डार्केस्ट माइंड सीरीज की पहली नोवेल द डार्केस्ट माइंड पर बेस्ड है। साई-फाई स्टोरी होने के बावजूद इस फिल्म में हर वो चीज जैसे कि ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और विलन देखने को मिलता है, जो इस फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब करें। फिल्म के पहले सीन में एक स्कूल को दिखाया जाता है, जिसमें ढेर सारे बच्चे लंच कर रहे होते हैं। तभी हमें ग्रेस को दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत अचानक से खराब होती है और वह फर्श पर गिर जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ रूबी का वॉइस ओवर शुरू होता है और हम व्यूअर्स को पता चलता है एक एक करके रूबी के सारे क्लासमेट मर गए और केवल रूबी ही जिंदा रही। दरअसल फ्रेंड्स, इस समय के सारे बच्चों के डीएनए में म्यूटेशन होना शुरू हो गया था, जिसके कारण इन बच्चों के अंदर काफ़ी शक्तियां विकसित होने लगी थी। जो बच्चे अपनी शक्तियों पर थोड़ा सा भी कंट्रोल कर पाते थे वो जिंदा रह पाते थे, और जो कंट्रोल नहीं कर पाते थे वे स्वर्ग से धार जाते थे। गवर्नमेंट इन डीएनए म्यूटेशन वाली चीज़ों को एक बीमारी का नाम देकर सारे बच्चों को एक कैंप में ले जाती थी, और वो बच्चे जिनके पास खतरनाक शक्तियां होती थी उन्हें मार देती थी। खतरनाक शक्तियां कौन कौन थी आपको फिल्म के साथ पता चलेगा। फिल्म के अगले सीन में हमें रूबी को उसके पेरेंट्स के साथ दिखाया जाता है। चूंकि आज रूबी का बर्थडे था, इसीलिए रूबी के पेरेंट्स रूबी के बर्थडे पर रूबी को ढेर सारा प्यार और एक प्यारी सी की चेन देते हैं। यहाँ रूबी के पेरेंट्स थोड़ा परेशान दिखते हैं, जिसे देखकर रूबी कहती है, माँ पापा आप परेशान न हो, जैसे मेरे क्लासमेट मरे हैं मैं वैसे नहीं मरूंगी, आप देख लेना, आप प्लीज़ टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। रूबी की बात सुनकर रूबी की माँ को रूबी पर प्यार आता है और रूबी की माँ रूबी को हक करती है। फिल्म के अगले सीन में रूबी को बेड पर सोया हुआ दिखाया जाता है, जहां वह अचानक जागकर अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए कीचेन को देखने लगती है और बेड से उठकर अपने माँ बाप के कमरे में जाती है। जब रूबी अपने पेरेंट्स के कमरे में पहुंचती है तो देखती है यहाँ पर रूबी के पेरेंट्स एक दूसरे के हाथ को पकड़कर सोए हुए हैं। यहाँ पर रूबी अपने पेरेंट्स की बेड पर जाकर अपने सोए हुए पेरेंट्स का हाथ पकड़ती हुई धीरे से कहती है, माँ पापा आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूबी के इतना कहते ही रूबी की आंखें ऑरेंज कलर में ग्लो करने लगती है और रूबी को कुछ हॉलुसिनेशंस आते हैं, जिससे डर कर रूबी वापस से अपने कमरे में चली जाती है। फिल्म के अगले सीन में रूबी की माँ को किचन में दिखाया जाता है, जहां वह खाना पका रही होती है। यहाँ रूबी अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ को गुड मॉर्निंग विश करती है। रूबी की बात सुनकर रूबी की माँ कहती है, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम अपने घर जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर रूबी अपनी माँ को समझाती है कि वही उसकी माँ है। यहाँ पर रूबी अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए कीचेन को अपनी माँ को दिखाती है और समझाती है, पर रूबी की माँ एक भी बात रूबी की नहीं सुनती और रूबी को गैराज में बंद कर देती है। गैराज में बैठकर रूबी रोते हुए यही सब सोच रही होती है कि आखिर उसकी माँ उसे क्यों नहीं पहचान रही है, उसके साथ अननोन जैसा क्यों बिहेव कर रही है। रूबी यहाँ इतना सोच ही रही होती है कि दो इंसान पीले रंग के जैकेट में आते हैं और रूबी को पकड़कर बस में बैठाकर एक कैंप में ले जाते हैं। कैंप में पहुंचने पर रूबी को टेस्ट के लिए मेडिकल चेंबर में बुलाया जाता है। मेडिकल चेंबर का डॉक्टर उससे पूछता है क्या उसे पहले कोई कलर दिया गया था। यहाँ रूबी डॉक्टर की कोई भी बात नहीं समझ पाती और वह डॉक्टर को केवल देखते रहती है। तभी डॉक्टर जवाब देता है, यहाँ कैंप में पहुंचने पर सारे बच्चों को कलर में डिवाइड किया जाता है। पहला कलर ग्रीन होता है, ये उन्हीं को मिलता है जिनका दिमाग काफ़ी तेज होता है। दूसरा कलर होता है ब्लू, ये ब्लू कलर उसी को मिलता है जो अपनी दिमाग की शक्ति से किसी भी चीज़ को हिला सकते थे। तीसरा कलर होता है गोल्ड, ये उन्हें मिलता है जो अपनी दिमागी शक्ति से बिजली पर काबू कर सकते थे। रेड और ऑरेंज बहुत ही खतरनाक कलर होते हैं। रेड के पास आग को काबू करने की शक्ति होती है, तो ऑरेंज वाले किसी दूसरे इंसान के दिमाग पर काबू कर सकते हैं या किसी दूसरे
दूसरे इंसान की सोच को बदल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर रूबी का चेकअप करता है, जिससे डॉक्टर को पता चलता है रूबी का कलर ऑरेंज है। डॉक्टर घबराता हुआ इंजेक्शन उठाकर रूबी को कहता है, तुम वाकई कमाल की हो, तुम्हारी शक्तियां तो लाजवाब है। डॉक्टर को घबराता हुआ इंजेक्शन उठाते देख रूबी को डॉक्टर पर शक होता है और वह मेडिकल चेंबर से भागने लगती है। रूबी को भागता देख डॉक्टर उसे पकड़ता है। डॉक्टर के द्वारा रूबी को पकड़ने पर रूबी डॉक्टर को टच करती है और अपने चमकते हुए ऑरेंज आंख के साथ डॉक्टर को कहती है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ ग्रीन बनकर रहना चाहती हूँ, तुम मुझे ग्रीन वाले ग्रुप में डाल दो और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। रूबी के इतना कहते ही डॉक्टर रूबी को छोड़कर रूबी की ऑरेंज वाली डेटा को ग्रीन में चेंज कर देता है और रूबी को ग्रीन वाले ग्रुप में डाल देता है। दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ पर रूबी अपनी शक्ति का यूज करके डॉक्टर को हॉलिसिनेट कर डॉक्टर की सोच को बदल देती है। यहाँ रूबी को पहली बार एहसास होता है वह अपनी शक्ति का यूज करके किसी भी इंसान की सोच को बदल सकती है या किसी भी इंसान की याददाश्त को मिटा सकती है। यहाँ रूबी समझ जाती है शायद उसके दिमाग से किसी की याददाश्त को मिटाने वाली शक्ति के कारण ही उसके माँ बाप को रूबी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है फ्रेंड्स कि जब भी रूबी अपने स्पेशल पावर को यूज करती थी तो उसकी आंखें चमकने लगती थी। चूँकि रूबी ने अपने माँ बाप के पास अपने पावर को यूज किया था, इसीलिए उस समय में रूबी की भी आंखें ऑरेंज कलर में चमक रही थी। अब कहानी आती है 6 साल बाद, जहां रूबी अपने ऑरेंज होने की असलियत छुपाए ग्रीन ग्रुप में बड़ी हो रही थी। गवर्नमेंट और अच्छे तरीके से इनकी पावर को समझने और सारे बच्चे पर काबू पाने के लिए सारे बच्चों पर सब एटॉमिक टेस्ट करती है, जिसमें रूबी बेहोश हो जाती है। और जब रूबी की आंखें खुलती है तो रूबी खुद को डॉक्टर वेंडी के सामने पाती है। यहाँ डॉक्टर वेंडी कहती है, तुम चाहो तो मुझे केट बुला सकती हो। देखो रूबी, गवर्नमेंट को पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो और वो तुम्हें मारने वाले हैं। अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो मुझसे बॉयलर रूम में मिलो। केट की बातों पर भरोसा करके रूबी बॉयलर रूम में आती है। बॉयलर रूम में केट रूबी के कपड़े को चेंज करवाकर रूबी को अपनी गाड़ी से लेकर कैंप के गेट से निकल रही होती है कि तभी कैंप का कैप्टन आकर केट की गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। मौका पाकर रूबी कैप्टन को टच करती है और कैप्टन को हिप्नोटाइज करके कहती है केट की गाड़ी को बाहर जाने दो। रूबी के द्वारा कैप्टन को टच करने से कैप्टन हिप्नोटाइज हो जाता है और रूबी और केट की गाड़ी को गेट के बाहर जाने देता है। कैंप से बाहर जाने पर रूबी केट से पूछती है, यहाँ रोड पर कोई क्यों नहीं दिख रहा? जवाब में केट कहती है, बीमारी के बाद या यूं कहें तो डीएनए म्यूटेशन के कारण सारे बच्चे बीमार होकर मर गए और उनके पेरेंट्स ने भी ये जगह खाली कर दी। यहाँ केट अपनी गाड़ी में रूबी को एक पेंडेंट देती है और कहती है, जब भी तुम किसी भी मुसीबत में फंसना इस पेंडेंट को दबा देना, हमारी टीम तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। इतना कहने के बाद केट रूबी को लेकर फ्यूल स्टेशन पर पहुंचती है। फ्यूल स्टेशन पर केट रूबी को रॉब से मिलवाती है। केट से मिलने पर रॉब रूबी से फिर से उसके कपड़े को चेंज करने के लिए कहता है। यहाँ फ्यूल स्टेशन पर रॉब का हाथ गलती से रूबी से टच हो जाता है, जिससे रूबी को पता चलता है रॉब एक बुरा इंसान है जिसने रूबी को उसके बचपन के दिनों में उसे टॉर्चर किया था। रॉब की सच्चाई का पता चलने के बाद रूबी फ्यूल स्टेशन के अंदर जाती है और अपने ड्रेस को चेंज करने लगती है। ड्रेस को चेंज करने के क्रम में रूबी की नज़र जू पर पड़ती है। जू एक ऐसी लड़की थी फ्रेंड्स जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की शक्ति थी और जो गोल्ड ग्रुप से थी। रूबी को देखते ही जू रूबी पर इलेक्ट्रिसिटी से हमला करती है, पर रूबी जू के हमले से खुद को बचाती हुई जू से कहती है, रुको, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मुझसे डरो मत। रूबी के इतना कहते ही जू फ्यूल स्टेशन से भागकर एक मिनी वैन में छुप जाती है। जू का पीछा करते करते रूबी मिनी वैन के पास आती है और जू से वैन का दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। ढेर सारी रिक्वेस्ट करने के बाद जू रूबी को वैन के अंदर आने देती है। रूबी को भागता देख रॉब और केट दौड़कर रूबी का पीछा करने लगते हैं। इतने में वैन के अंदर 2 लड़के आते हैं। केट और रॉब को अपनी वैन के तरफ आता देख ये दोनों लड़के यानी लियम और चार्ल्स वैन को स्टार्ट कर भागने लगते हैं। वैन में रूबी की मुलाकात चार्ल्स और लियम से होती है। रूबी को देखकर चार्ल्स जू से डांटते हुए कहता है, मैंने क्या कहा था जू, लावारिस बच्चों से दूर रहना। यहाँ पर चार्ल्स की बात सुनकर रूबी जाने लगती है,
पर लियम रूबी को वैन से नहीं जाने देता। तभी हमें सामने से आती हुई एक कार दिखाई पड़ती है जिसमें लेडी जेन होती है। लेडी जेन को देखकर लियम अपनी वैन को तेज चलाने लगता है। दरअसल ये लेडी जेन बच्चों को पकड़कर कैंप के हवाले करने वाली जासूस होती है। लियम को भागता देख लेडी जेन भी अपनी कार को तेज ड्राइव करने लगती है। लेडी जेन को अपनी तरफ आता देख लियम रूबी को वैन ड्राइव करने के लिए कहता है और वैन की पीछे वाली डोर को खोलकर अपने टेलीकिनेसिस वाली पावर को यूज करके लेडी जेन की कार के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिराकर रोड को ब्लॉक कर देता है, जिससे ये सारे लोग लेडी जेन से बचकर भागने में कामयाब होते हैं। फिल्म के अगले सीन में इन चारों यानी लियम, चार्ल्स, जू और रूबी को रोड पर दिखाया जाता है, जहां लियम और चार्ल्स मैप पर अपनी लोकेशन को ढूंढने में लगे होते हैं। चार्ल्स का ग्रुप कलर ग्रीन होता है, जिसके कारण चार्ल्स के पास पहेलियों को सुलझाने और चीज़ों को याद रखने की असीम शक्ति होती है। वहीं दूसरी ओर लियम का ग्रुप कलर ब्लू होता है, जिसके कारण वह अपनी शक्ति से चीज़ों को हिला सकता था। यहाँ पर चार्ल्स और लियम एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ के सारे बच्चे सेफ हैं और वो जगह कहीं ईस्ट में है। स्लिप किड नाम का एक लड़का है जिसने सारे बच्चों को अपने पास सेफ रखा है। स्लिप किड अपने कैंप को सीक्रेट रखता है, जिसके कारण कोई भी उसके पास डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता। दरअसल फ्रेंड्स लियम और चार्ल्स जू को लेकर स्लिप किड के पास जाना चाहते थे। लियम और चार्ल्स के बीच हो रहे कन्वर्सेशन को सुनकर रूबी कहती है, मुझे अभी भी मेरे पेरेंट्स की याद आ रही है, मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ। इतना कहकर रूबी अकेले ही रोड पर अपने घर वाले डायरेक्शन में चलने लगती है। लियम यहाँ अपनी शक्ति का यूज करके रूबी को रोकता है और कहता है, अगर तुम अपने घर पर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। लियम की बात सुनकर रूबी चार्ल्स और लियम के पास रुकती है। फिल्म के अगले सीन में चारों एक होटल में पहुंचते हैं। होटल में बातों ही बातों में ये चारों पक्के दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर जू रूबी को एक रेड कलर का ड्रेस देती है। रूबी जू के द्वारा दिए गए ड्रेस को पहनकर लियम के पास जाती है और लियम से ढेर सारी बातें करती है। लियम से बातें करने के क्रम में होटल के गेट के बाहर रूबी अपने पेरेंट्स को देखती है। जब रूबी अपने पेरेंट्स को देख रही होती है, उसी समय रूबी के पेरेंट्स की भी नजर रूबी पर पड़ती है। जैसा मैंने पहले बताया, रूबी ने अपने पेरेंट्स के दिमाग से अपनी यादें मिटा दी थी, जिसके कारण रूबी के पेरेंट्स रूबी को देखने के बाद भी रूबी को अनजान समझकर रूबी को इग्नोर कर देते हैं। फिल्म के अगले सीन में ये चारों कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बंद मॉल में पहुंचते हैं। मॉल में पहुंचने पर ये चारों अपने पसंद की चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं। मॉल के अंदर इन चारों की मुलाकात कुछ बच्चों से होती है, जिन्हें ये बात तो पता थी कि स्लिप किड कहाँ है, मगर ये बच्चे लियम, रूबी और चार्ल्स को स्लिप किड के बारे में कुछ भी नहीं बताते। रूबी इस बच्चे को टच कर अपने पावर को यूज करती है, जिससे इन सबको बस एक कोड ईडियो के बारे में पता चलता है। पूरी रात जागकर चार्ल्स इस ईडियो वाले कोड को डिकोड करने में सफल होता है, जिससे रूबी और चार्ल्स को पता चलता है ये कोड तो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है। जब चार्ल्स और रूबी ईडियो वाले फ्रीक्वेंसी पर रेडियो को ट्यून इन करते हैं तो उस खास फ्रीक्वेंसी पर एक अनाउंसमेंट हो रहा होता है, जहां कहा जा रहा होता है, अगर आप बच्चे हैं तो हमारे पास पहुंचे, हमारी लोकेशन है लेक प्रिंस वर्जीनिया। रेडियो में हो रहे अनाउंसमेंट को सुनकर ये चारों लेक प्रिंस वर्जीनिया की तरफ निकलते हैं। लेक प्रिंस वर्जीनिया की तरफ जाते समय चार्ल्स कहता है, रूबी तुम चाहो तो तुम अपने घर पर जा सकती हो, ये तुम्हारे घर का रास्ता है। यहाँ रूबी कहती है, हाँ मुझे मेरे घर पर जाना है। आगे की कहानी में हमें दिखाया जाता है लियम रूबी को लेकर उसके घर के पास पहुंचता है। अपने घर के पास पहुंचने पर रूबी सबको बाय बोलकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। घर के दरवाजे पर पहुंचने पर रूबी यहाँ सोचती है, मेरे माँ बाप को तो मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं, अगर उन्हें कुछ भी याद होता तो उस दिन ये लोग मुझे होटल के बाहर पहचान लेते। इतना सोचकर रूबी अपने घर के दरवाजे से दूर एक खेत में जाकर रोने लगती है।
है। खेत में रोते समय रूबी के पास लियम आता है, रूबी को संभालता है और फिर से रूबी को वैन में ले जाने लगता है। वैन में ले जाने के क्रम में लेडी जेन लियम और रूबी पर हमला करती है। लेडी जेन के द्वारा रूबी पर हमला करने के क्रम में रूबी लेडी जेन को टच कर उसे हिप्नोटाइज कर फॉरेस्ट में जाने को कहती है। लेडी जेन के फॉरेस्ट में जाने के बाद ये चारों फिर से वैन में बैठकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां स्लीप किड नाम का लड़का रहता था और जिसने बहुत सारे सुपर पावर रखने वाले लड़कों को अपने पास शरण दे रखी थी। जब ये चारों स्लीप किड कोड नेम रखने वाले बच्चे से मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है ये बच्चा प्रेसिडेंट का बेटा है जिसका रियल नेम क्लैंसी है। क्लैंसी भी एक ऑरेंज ग्रुप का लड़का था जिसके कारण उसके पास भी किसी दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करने या उसके याददाश्त में फेरबदल करने की शक्ति थी। शुरू में इन चारों को क्लैंसी पर कुछ भी शक नहीं होता, पर बाद में इन्हें पता चलता है क्लैंसी भी गवर्नमेंट से मिला हुआ है। क्लैंसी और प्रेसिडेंट यानी गवर्नमेंट ने मिलकर सारे ऑरेंज ग्रुप के बच्चे को मार डाला है। शुरू में क्लैंसी रूबी को उसका पावर यूज करना और उसके पावर को कंट्रोल करना सिखाता है, पर रूबी के पावर को कंट्रोल करना सिखाते समय क्लैंसी को पता चलता है रूबी के पास एक ऐसी पावर है जिससे वह किसी की यादों को मिटा सकती है। एक दिन प्रेसिडेंट का बेटा क्लैंसी रूबी की यादों में घुसता है और रूबी की याददाश्त में झांककर सीख लेता है कैसे बचपन में रूबी ने अपने पेरेंट्स की यादों से खुद को मिटाया था। रूबी से याददाश्त मिटाने वाली टेक्निक सीखने के बाद क्लैंसी रूबी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, पर रूबी खुद को क्लैंसी से बचाकर लियम के पास आकर लियम को टच कर अपने साथ हुए सारे बातों को लियम के दिमाग में डालती है ताकि क्लैंसी के द्वारा किए गए गंदे कामों को लियम देख सके। सारी चीजों को देखने के बाद लियम क्लैंसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर रूबी उसे रोक लेती है और कहती है अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। रूबी की बात सुनकर लियम रुक जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रूबी, चार्ल्स, लियम और जू को लेकर कैंप से भाग रही होती है कि तभी अचानक वहां कैंप का कैप्टन आ जाता है। दरअसल फ्रेंड्स, ये कैप्टन उस जगह का कैप्टन होता है जहां रूबी अपने बचपन के दिनों में रहा करती थी। कैप्टन और उसके सोल्जर के द्वारा रूबी, चार्ल्स, लियम और जू को घेर लेने के बाद वहां क्लैंसी भी आता है और लियम को हिप्नोटाइज कर लियम को पीटते हुए कहता है तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा रूबी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूबी क्लैंसी को रुकने के लिए कहती है और गुस्से में कैप्टन को हिप्नोटाइज कर उसके ही गन से उसे सुसाइड करवा देती है। गोली की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहां पर इधर उधर भागने लगते हैं। बच्चों के इधर उधर भागते समय ही वहां पर हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें रेड ग्रुप वाले बच्चे होते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड्स, ये रेड ग्रुप वाले बच्चे वही होते हैं जिनके पास आग पर काबू करने की शक्ति होती है। हेलीकॉप्टर वाले रेड ग्रुप वाले बच्चों को ज़मीन पर नीचे उतारते हैं। ज़मीन पर उतरने के बाद रेड ग्रुप वाले बच्चे कैंप में आग लगा देते हैं। कैंप में आग लगने के बाद क्लैंसी सारे बच्चों को हिप्नोटाइज कर उन्हें कंट्रोल करने लगता है। क्लैंसी को ऐसा करते देख रूबी लियम और चार्ल्स से कहती है क्लैंसी ऑरेंज ग्रुप का है, केवल मैं ही उसे संभाल सकती हूँ, तुम लोग यहाँ से जाओ। रूबी की बात सुनकर लियम और चार्ल्स न चाहते हुए भी लड़ाई वाली जगह से दूर जाते हैं। लियम और चार्ल्स के दूर चले जाने के बाद रूबी सारे सोल्जर को कंट्रोल कर क्लैंसी के तरफ फायर करने की कोशिश करती है, पर क्लैंसी ज़्यादा पावरफुल होता है फ्रेंड्स, इसीलिए क्लैंसी सारे सोल्जर को वापस से हिप्नोटाइज कर सारे सोल्जर को एक दूसरे पर फायर करवाता है जिससे सारे सोल्जर मर जाते हैं। सारे सोल्जर के मर जाने के बाद क्लैंसी अपनी पूरी शक्ति से रूबी के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्लैंसी के द्वारा रूबी के दिमाग को कंट्रोल करने के क्रम में रूबी की नज़र आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। रूबी आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर के पायलट के दिमाग को कंट्रोल कर हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर क्रैश करवा देती है। हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर गिरते ही
एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में चार्ल्स रूबी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें चार्ल्स बुरी तरह से जल जाता है। चार्ल्स को बुरी तरह से जला हुआ देख रूबी को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए रूबी केट के द्वारा दिए गए ट्रैकिंग डिवाइस को प्रेस कर अपनी लोकेशन केट को शेयर करती है। रूबी चार्ल्स को लेकर एक पेड़ के पास बैठी होती है कि उसके पास लियम आता है और रूबी और चार्ल्स को हक करता है। फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है केट रॉब के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां रूबी, जेम्स और लियम होते हैं। केट रूबी, जेम्स और लियम को लेकर एक खास जगह पर पहुंचती है जिसका नाम लीग होता है। लीग में पहुंचने पर केट रूबी से कहती है, हम लियम को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लियम हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर किसी तरह प्रेसिडेंट या क्लैंसी को हमारे लीग के बारे में पता चल जाएगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमने प्रेसिडेंट के कामों का पर्दाफाश करने के लिए लीग बनाया है और तुम उस लीग की लीडर हो। हमने चार्ल्स को एक सुरक्षित जगह पर रखा है जहां वह अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। यहाँ केट कहती है, प्लीज़ तुम प्रेसिडेंट के कामों का पर्दाफाश करने में हमारी मदद यानी लीग की मदद करो। बहुत देर बाद रूबी जवाब देती है, मैं अभी लियम से मिलना चाहती हूँ। केट रूबी को लियम के पास ले जाती है। यहाँ रूबी लियम के पास जाकर अपने प्यार का इजहार लियम को करती है और लियम को किस करती है। लियम को किस करने के क्रम में रूबी लियम के दिमाग से उन यादों को मिटा देती है जिसमें रूबी लियम के साथ होती है, जिससे लियम रूबी को भूल जाता है। जब लियम अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने रूबी खड़ी होती है। यहाँ केट एक बैग लियम को देती हुई कहती है, इसमें कुछ पैसे और कपड़े हैं, तुम चाहो तो इसे लेकर जा सकते हो। चूंकि रूबी ने लियम के दिमाग से अपनी सारी यादें मिटा दी थी, इसीलिए लियम बैग लेता है और वहां से चला जाता है। रूबी अपनी भीगी हुई आंखों से बस लियम को देखते रहती है। फिल्म के अगले सीन में हमें चार्ल्स को एक हॉस्पिटल में ठीक होते हुए और जू को एक फैमिली के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें क्लैंसी को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और एक बड़ी सेना को कमांड दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ केट रूबी को अपने लीग के सारे बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करती है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दरअसल फ्रेंड्स, इस फिल्म यानी डार्केस्ट माइंड की स्टोरी अधूरी है क्योंकि इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है आखिर क्यों रूबी ने लियम की याददाश्त को मिटाया था। रूबी के द्वारा लियम की याददाश्त को मिटाने वाली बात अपने आप में एक पहेली है जो अलेक्जेंडर ब्रोखेन द्वारा लिखी गई नोवेल नेवर फेड में दिखाई गई है, जिस पर अभी मूवी बनाने का काम चल रहा है। अगर आप इस फिल्म के आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो आप नेवर फेड नाम के नोवेल को पढ़ लेना या कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, मैं आपके लिए उस नोवेल की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ला दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म यानी द डार्केस्ट माइंड की डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म से जुड़ी कोई भी बात अभी भी आपको कंफ्यूज कर रही है तो मैं आपका इंतजार कमेंट सेक्शन में कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल देसी बुक से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।